नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हम प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं जिस टाइप के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिस कारण से यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत पूरा देखिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त। खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि आपको मैथिली शरण गुप्त जी को माना जाता है, ठीक ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन है प्रश्लिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक और अश्लिष्ट योगात्मक। हिंदी आकृति की दृष्टि से आपकी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? ऑप्शन है क ख ग, च ज ञ, त थ ध न, ठीक है। कह रहा है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? ऑप्शन है क ख ग, च ज ञ, त थ न, ट ठ अड़ा। तो अल्प प्राण कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पाँचवें, पहले, तीसरे और पाँचवें नंबर के अक्षर आपके अल्प प्राण होते हैं और दूसरे और चौथे नंबर के व्यंजन आपके महाप्राण होते हैं, ठीक है। तो पहले, तीसरे और पाँचवें पे कौन है? ऑप्शन बी वाला। पहले पे कौन सा है? ज आता है पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे ज आता है और पाँचवें नंबर पे ई आता है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ये प्रत्येक वर्ग में होता है। हमने अपने वर्णमाला वाले वीडियो में पूरा बढ़िया से इसको बताया भी है और इसके जो पहचानने की ट्रिक भी उसमें बताया है। यदि आपको इसमें कोई परेशानी आती है वर्णमाला में, आप जाके हमारा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज और चरणकमल। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात कह सकते हैं कि अन्य पद प्रधान होता है। उसमें जो समास में रहता है पद, उससे मतलब नहीं होता, वो बाहरी पद को प्रधानता दी जाती है वहाँ पे। यहाँ पे किस ऑप्शन में देखिए, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। यहाँ अन्य पद प्रधान हुआ, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन है स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी, चिदंबरा। प्रश्न संख्या 5 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस सन में मिला था? सन 1968 में, जो कि हमारे हिंदी के क्षेत्र में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है। ऑप्शन है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अपहुंति अलंकार और उपमा अलंकार। जहाँ पे उपमेय का निषेध करके उपमान पर आरोप किया जाता है वहाँ पे आपका रूपक अलंकार होता है, ठीक ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है। जैसे ये शब्द दिए गए 4, उसमें से एक शब्द का अर्थ तेल भी है, वही आपको पहचानना है। ऑप्शन है प्रणय, प्रीति, स्नेह, अनुराग। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। जो आपका स्नेह शब्द है इसका एक अर्थ तेल भी होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? ऑप्शन है अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। तो आपका जो मैथिली बोली है वह उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है अतः शब्द है ना, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। ऑप्शन है अन्यथा, अतएव, परिणामत, अस्तु। तो अतः शब्द का समानार्थी क्या होता है? परिणामत होता है। क्या नए लोग कहते हैं कि अतः
मतलब कि कोई कार्य होने के बाद, कोई वाक्य बोलने के बाद अतः इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका परिणाम क्या हुआ, ठीक ना। तो अतः का समानार्थी शब्द आपका परिणामत होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या रहा है, अमी। अमी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन है अमीय, अमृत, अमृत, अमीय। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। अमी का तत्सम रूप क्या होता है, अमृत। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या रहा है, तद्भव शब्द है। 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से आपको तद्भव पहचानना है। ऑप्शन है सकट, घात, कांच और गोपाल। तो तद्भव शब्द कौन सा है, ऑप्शन सी वाला। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी। जो कांच शब्द है, कांच, वो आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या रहा है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। बघेली बोली का संबंध किससे है, पूर्वी हिंदी से है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 निर्देश दिया है कि 13 से 14 उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब 13 से 14 जो प्रश्न आएगा उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो प्रश्न संख्या 13 देखिए, कह रहा है धोखे भरे आधुनिक समाज में रिक्त स्थान की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऑप्शन है प्रत्यावर्तन, प्रवंचन, प्रवचन और प्रवर्तन। तो धोखे भरे आधुनिक समाज में किसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन प्रवचन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। लोग प्रवचन देना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरों को समझाना, अपने आप को बहुत चालाक बनना, इसकी प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है विकास के लिए आर्थिक रिक्त स्थान आवश्यकता होती है। ऑप्शन है विविधता, आत्मनिर्भरता, सक्षमता, बहुलता। विकास के लिए आर्थिक रूप से आपको आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, तभी आप विकास कर सकते हैं। जब आप आत्मनिर्भर रहेंगे आर्थिक दृष्टि से तभी विकास करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला आत्मनिर्भरता वाला सही हो जाएगा। विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है इनमें से किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है। ऑप्शन है छप्पय, कुंडलिनी, इंद्रव्रजा और उपजाति। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रथम और अंतिम शब्द समान किस छंद में होता है, कुंडलिनी में, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा, देखिए हम इस टाइप हो गया थोड़ा, रेखांकित शब्द आपका यहाँ पे बुढ़ापा रहेगा, ठीक है ना, बुढ़ापा। तो रेखांकित शब्द बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होती है। ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। बुढ़ापा में आपकी भाववाचक संज्ञा होती है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कुल्हाड़ी से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। ऑप्शन है एक विपत्ति से छूट के दूसरी में आ पड़ना, कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। क्या हो जाएगा, तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, मतलब कि कुल्हाड़ी से बचा कटने से तो कहाँ की पड़ गया, चूल्हे में जलने के लिए, वही विपत्ति है ना लकड़ी के लिए। तो वहाँ पे यही अर्थ निकल रहा है, यही भाव निकल रहा है कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। ऑप्शन है दिनम दिनम व, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम, दिनम व दिनम। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दिनम दिनम प्रति। प्रतिदिनम का समास विग्रह क्या होता है, दिनम दिनम प्रति। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं, मतलब इस वाक्य में कितने विशेषण हैं पूछ रहा है। ऑप्शन है 1, 4, 5, 3।
तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? 3। कौन कौन से हैं? अंतिम, सर्वोच्च, ध्येय। ठीक है ना, ये तीनों शब्द आपके विशेषण हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं? कला की। कला का अंतिम, सर्वोच्च, ध्येय, सौंदर्य है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं के सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन है दोहा, रोला, चौपाई, वरवै। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। इसमें कौन सा छंद है? दोहा छंद है। ठीक ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है अंतरंग का सही विलोम है। अंतरंग का विलोम क्या होता है? ऑप्शन है बहुरंग, बहिरंग, सबरंग और कुरंग। अंतरंग मतलब अंदर का, बहि मतलब बाहर। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहिरंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पूछा है। ऑप्शन है करण, संबंध, संप्रदान, अधिकरण। वह कार मेरी है, यहाँ पे क्या निकल रहा है? भाव निकल रहा है। यहाँ पे रा री रे आया ना, मेरी है, रा री रे। ये किस कारक की विभक्ति होती है? संबंध कारक की, संबंध कारक है। ठीक ना, यहाँ पे संबंध प्रकट हो रहा, संबंध का भाव निकल रहा है, कार का उससे संबंध निकल रहा है ना, वह कार मेरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। ऑप्शन है राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। इसमें शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, राम ने रोटी खाई है। यह वाला वाक्य आपका शुद्ध है। अब शुद्ध कैसे है? इसका नियम होता है जैसे जब कर्ता के बाद ने विभक्ति लगे। ठीक ना, जब कर्ता के बाद ने विभक्ति लगे और कर्म के बाद कोई विभक्ति ना हो, कर्ता के बाद कर्ता के साथ ने विभक्ति रहे और कर्म के साथ कोई विभक्ति न रहे, तब वहाँ पे जो क्रिया रहती है वह आपकी कर्म के अनुसार रहती है। तो यहाँ पे कर्म रोटी है, रोटी आपकी स्त्रीलिंग है, तो रोटी के साथ के अनुसार लिंग वचन कारक लगेगा। तो रोटी स्त्रीलिंग वजह से यहाँ पे खाई है, राम ने रोटी खाई है लिखा ना, खाया है ना होके। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। जब हम वाक्य शुद्धि वाला वीडियो बनाएंगे उसमें डिटेल में समझाएंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन है रत्न, मोती, नकल, बचपन। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। जो आपका नकल शब्द है ना, वह पुल्लिंग शब्द नहीं है, वह स्त्रीलिंग शब्द है। नकल की जाती है ना, नकल की जाती है, नकल होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा है जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। मतलब कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रही, अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुग्रहित। क्या होता है? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, अनुग्रहित। और एक प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न है प्रत्यक्ष में संधि है। आपको प्रत्यक्ष में संधि बताना है कि प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है। ऑप्शन है गुण संधि, दीर्घ संधि, अयाद संधि और यड़ संधि। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ से शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।